एवरीबॉडी। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर करा था कि कैसे हमने क्लास वैल्यू को इम्प्लीमेंट करा था। अब जो है मैं समझना चाहूँगा इस लेक्चर में, मेरा मोटिव सिर्फ यही रहेगा कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होता है मैं आपको न्यूरल नेटवर्क्स में समझा सकूँ। पहले ध्यान से देखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज हम एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ हमारा फ्लो क्या चल रहा था मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। हमारा फ्लो कुछ ऐसा चल रहा था, हमने एक एग्जाम्पल देखा था। सॉरी यार, पेंसिल में एक ही डंडी बजा है। देखते हैं कब तक चलता है। तो मैंने कहा कि मैंने ये वाला एग्जांपल देखा था, अगर किसी को याद हो पिछले लेक्चर में। इसको हमने मैनुअली फॉरवर्ड पास और मैनुअली बैकवर्ड पास और वेट अपडेट करे थे, और लॉस जो है मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव की तरफ जा रहा था। दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाह मैंने बताई थी कि हमने जो क्लास वैल्यू थी उसके अंदर हमने सारे ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया था। बट क्या तुमने अभी तक ऑब्जर्व करा है कि हमने सिर्फ लीनियर ऑपरेशंस ही परफॉर्म करे हैं किसमें, हमारे न्यूरल नेटवर्क में? क्या हमसे लीनियर ऑपरेशंस परफॉर्म करते आ रहे हैं न्यूरल नेटवर्क में? तो जवाब है हाँ यार, हमसे लीनियर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि तुमने देखा था ए टाइम्स बी प्लस सी प्लस ई। तो हम हमेशा यहाँ पर लीनियर को फॉलो कर रहे थे, यहाँ पर भी लीनियर लीनियर। आगे आने वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि मैं क्या चाहूँगा कि मैं एक न्यूरॉन जो है दो हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्से का एग्जाम्पल तो आपने बढ़िया तरीके से सीख लिया है कि यार मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं जो कि पिछली लेयर से आ रहे होंगे या फिर ओरिजिनल इनपुट से आ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी कैलकुलेट होता है। उसके बाद इसमें मैं नॉन लीनियरिटी लाना चाहूँगा। वरना क्या होगा, अगर मैं नॉन लीनियरिटी नहीं लाऊंगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा कि पूरा न्यूरल नेटवर्क लीनियर रिलेशनशिप पे बेस हो जाएगा। ठीक है, और हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो रियल वर्ल्ड पैटर्न्स हैं उनको जो है अच्छी तरीके से नहीं कैप्चर कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? कैप्चर कर पाएंगे। तो एक्टिवेशन फंक्शन का यहाँ पर मोटिव इतना ही रहता है। तीन एक्टिवेशन फंक्शन हम पढ़ना चाहेंगे यहाँ पर। एक होता है रेल्यू, जो आजकल लेटेस्ट यूज़ होता है आपके लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर या आरएनएन्स में। दूसरा है हमारा सिग्मॉइड, सिग्मॉइड सबसे पुराना है। और तीसरा है हमारा टैनएच, टैनएच जो है अभी भी आरएनएन वगैरह में यूज़ होता है। सिग्मॉइड जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन पुराना एक्टिवेशन फंक्शन है। लेटेस्ट हमारा रेल्यू है, क्योंकि वो ओवरऑल नंबर ऑफ ऑपरेशंस को घटाता है और ज़्यादा गेन लाने में मदद करता है। क्योंकि जैसे जैसे न्यूरल नेटवर्क बड़े होते हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस को, हम एफिशिएंसी चाहते हैं तो हम फालतू चीज़ें कट करनी शुरू कर देते हैं। वो सब चीज़ें बाद की हैं कि हम जब स्केल करते हैं तो क्या क्या एफिशिएंसीज हम लाना चाहते हैं मॉडल्स में, ताकि ओवरऑल ऑपरेशंस कम हो जाए, टाइम जो है कम हो जाए ट्रेनिंग का, और एफिशिएंसी बढ़ जाए। अभी सिर्फ हम इतना समझना चाहते हैं कि आर एक्टिवेशन फंक्शन होते क्या हैं। तो फटाफट हेडिंग डाल लेते हैं एक्टिवेशन फंक्शन की। ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे आज जो है हम तीनों को। ऐसे नहीं कि तीनों के फंक्शन हम जान लेंगे। तो आमतौर पे एक्टिवेशन फंक्शन के आप अगर दूसरे लेक्चर देखेंगे या फिर आप दूसरी चीज़ें समझने की दूसरी जगह जाके समझने की कोशिश करेंगे तो ये होएगा कि आपको फंक्शन बता दिया जाएगा, पर वो फंक्शन आया कहाँ से, उसका डेरिवेशन क्या है, उसका मैथ्स क्या है पीछे का। क्योंकि अल्टीमेट फंडा सिर्फ मैथ्स है न्यूरल नेटवर्क में इन्वॉल्व, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स कैलकुलस इन्वॉल्व रहता है। तो वो हम अच्छी तरीके से समझना चाहेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोबेबिलिटी वगैरह की। वरना मैं धीरे धीरे समझाते ही जाऊंगा। तो हेडिंग डालते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं? एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, पहले तो क्या लिखते हैं, ड्रॉबैक लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले ड्रॉबैक लिख रहे हैं। ड्रॉबैक क्या है? इफ एक्टिवेशन फंक्शन आर नॉट देयर, देन एंटायर न्यूरल नेटवर्क ग्राफ, एंटायर न्यूरल नेटवर्क ग्राफ entire neural network graph will be just a linear relationship, will be just a linear relationship। ठीक है। की रोल, की रोल of activation function, key role of activation function is to introduce non-linearity in your relationships। तो नॉन लिनियरिटी हम लाना चाहते हैं अपने इसमें, वरना पूरा ग्राफिक सिंपल लीनियर रिग्रेशन जैसा मॉडल जैसा हमें दिखाई देना शुरू होएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से ये तीन चीज़ें समझ गए होंगे।
अब अगली चीज़ क्या है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि वाई आर एक्टिवेशन फंक्शन रिक्वायर्ड, उससे पहले मैं तीनों के नाम लिखना चाहूँगा। सो 3 मोस्ट यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शन आर। तो मैंने क्या बोला कि जब आप क्या करोगे, जब आप ये न्यूरॉन है, ये मल्टीपल इनपुट है, एक न्यूरॉन की बात हो रही है, दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो डब्ल्यू टाइम्स एक्स प्लस बी होएगा। उसके बाद जो है इसको एक फंक्शन में पास करेंगे इसको। वो फंक्शन जो है तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला फंक्शन होएगा हमारा सिग्मॉइड। मैं साथ के साथ फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, अभी डरना मत, हर एक फॉर्मूले को डिराइव करके दिखाऊंगा, जो शायद कोई बहुत रेयरली ही करता है। बट हम डिराइव करेंगे क्योंकि समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ आई कहाँ से है। टैन एच हाइपरबॉलिक टैन, तो ई टू दी पावर, इसका तो मैं ही भूल जाता हूँ कि प्लस माइनस ऊपर नीचे कैसे होता है, माइनस अपॉन ई की पावर जी प्लस ई की पावर माइनस जी। ठीक है, और तीसरा फंक्शन जो है वो है मेरा रेल्यू। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बड़े नेटवर्क्स में, मैक्स और जीरो कोमा जेड। तुम कहोगे कि यार ये भी तो लीनियर ही है, इसमें क्या फ़र्क है, बट नेगेटिव को जीरो कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ओवरऑल कुछ न्यूरॉन्स को ऑफ कर देते हैं, तो सिमिलर समथिंग टू ड्रॉप आउट। छोड़ो ये सब अभी। ये तीन है। जेड क्या है, जेड आपका सिंपल है कि ये अगर न्यूरॉन था तो ये मल्टीपल इनपुट थे, तो ये दो हिस्से में, तो जेड इक्वल टू, ये जेड है, डब्ल्यू टाइम्स एक्स प्लस बी, उसके बाद फंक्शन ऑफ जेड। यहाँ से आउटपुट जाता है जो आपका फाइनली कुछ करके लॉजिट बनता है। तो लॉजिट को छोड़ दो, भी क्या होता है इस चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश करो। तो ये तीन फंक्शन होते हैं, जब हम डब्ल्यू एक्स प्लस बी कर देते हैं तो इन तीनों में से किसी एक को हम यूज़ करना पसंद करते हैं। अब वाई आर एक्टिवेशन फंक्शन रिक्वायर्ड। अभी मैंने बताया नॉन लीनियरिटी एक हो गया, नॉन लीनियरिटी क्या हो गया, एक हो गया। बाकी जो ये चीज़ है कि फंक्शन रिक्वायर्ड क्यों है, एक्टिवेशन फंक्शन रिक्वायर्ड क्यों है, ये मेरे ख्याल से मुझे आखिरी में कवर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नॉन लीनियरिटी नहीं है, नॉन लीनियरिटी सिर्फ नॉन लीनियरिटी नहीं है, नॉन लीनियरिटी के साथ ग्रेडियंट फ्लो को कंट्रोल करते हैं, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स को कंट्रोल करते हैं, स्पार्सिटी लाते हैं नेटवर्क में, न्यूरॉन कुछ न्यूरॉन्स को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, बट इनसे प्रॉब्लम्स भी आती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम समझना चाहेंगे। पहले फंक्शन पर आते हैं। पहला फंक्शन जो बहुत ही बेहतरीन और सबसे पुराना प्राचीन समय का फंक्शन है, प्राचीन 1986 के समय का फंक्शन है, वो है हमारा सिग्मॉइड। ठीक है, उस ज़माने में लोग जो है बिना एआई के इतने होशियार होते थे, आजकल सत्यानाश हो गया है रील देख देख के सबका। यार यहाँ पर कलर ऐड कर लेता हूँ, पिंक कर देता हूँ, एक और कर देता हूँ। हमेशा कलर्स की कमी रहती है, मुझे पता नहीं था कि प्लस में ऐड कर सकते हैं, बट खैर यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींची। अबे खींची ना, हाँ। पहला फंक्शन डिराइव करने की कोशिश करते हैं हम लोग, जो कि है हमारा प्यारा सा सिग्मॉइड फंक्शन। जब भी आप ग्राफ, आप फंक्शंस के साथ काम कर रहे होते हो, आपने 11th 12th में भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करा होगा, हाई स्कूल में इस चीज़ को ऑब्जर्व करा होगा कि ग्राफ जो है बहुत मदद करता है इस चीज़ को समझने में, डायग्राम जो है बहुत मदद करता है फंक्शन का समझने में। तो मैंने पहला जो है बताना चाहूँगा वो है मेरा, क्या है वो है मेरा सिग्मॉइड फंक्शन। इसका ग्राफ अगर बढ़िया तरीके से देखना चाहते हो तो मैंने एक वेबसाइट आपको बताता हूँ, शायद मैंने पहले भी बताई थी, डेस्मॉस नाम से वेबसाइट है। तो ये डेस्मॉस नाम की वेबसाइट बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, जिसने बनाई है, फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये ग्राफ बनाने के काम आती है। तो मैं सिग्मॉइड का ग्राफ बनाता हूँ, तो y इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। क्या ये मेरा सिग्मॉइड का ग्राफ है, हाँ कि ना? तो हाँ, ये मेरा एक सिग्मॉइड का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ, क्या मैं एक साथ तीनों ग्राफ दिखाऊं? नहीं, अभी नहीं दिखाता हूँ, इसी में ऐड ऑन करूँगा। ये मेरा जो है ग्राफ है, बढ़िया तरीके से एस कर्व का ग्राफ है। ध्यान से देखो, ये मेरा एस कर्व का ग्राफ है। जब इनपुट ज़ीरो है, जब इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट जो है 0.5 है। ई टू दी पावर जीरो इज़ 1, सो 1/1 प्लस टू इज इक्वल टू 0.5। तो जैसे जैसे कर रहे हैं और फिर 1 पे जाके ये थम जा रहा है, जब इनपुट जो है बहुत नेगेटिव है। ध्यान से इस ऑब्जर्वेशन को समझने की कोशिश करना कि ये ग्राफ करता क्या है। मेरी स्क्रीन पर आओ वापसी, मैं यहाँ पर ग्राफ बना के दिखाता हूँ। हाँ, पेंसिल ही बंद हो गया। देखो मेरे एप्पल की पेंसिल में आखिरी डंडा आ रहा है, तो कभी भी बंद हो सकती है, तो लेक्चर बीच में और शायद बंद हो गया है। तो कहाँ थे? एप्पल की पेंसिल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। एक सेकंड दो, या फिर बाद में ही करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, मैं सिग्मॉइड फंक्शन के बारे में बता रहा था। तो सिग्मॉइड फंक्शन जो है क्या होता है, सिग्मॉइड फंक्शन मेरा 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स होता है। हम जो है इसके डेरिवेशन के साथ इसको करने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आया है, कैसे हमने इसको डिराइव करा है। उससे पहले हम इनपुट और आउटपुट को समझना चाहेंगे, और उससे भी पहले मैं ग्राफ बना रहा था। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लग गया बीच में।
तो मेरे आईपैड की स्क्रीन देखना। तो मैंने कहा कि मैं इनपुट और आउटपुट बनाना चाहता हूँ। तो ये अगर कुछ ऐसा है, मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ यहाँ पर हम, ताकि हम इसका रेफरेंस जो है ले सकें। ये मेरा अगर 1 है, ये मेरा ये है, और एक ये है, ये 0.5 पर है। अबे सीधी लाइन बन गई। देखता हूँ कि ये कर्व लाइन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो मैं इसको नॉर्मल पेंसिल से बनाता हूँ। तो ये यहाँ पर ये है और ये है, तो पूरा ग्राफ जो है मेरे ख्याल से बढ़िया से दिख रहा होगा। मैं इसको मोटी पेंसिल से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है मेरा सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ है। अब जो है क्या इनपुट दिख रहा है, क्या इनपुट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो एक्स जो है वो मेरा एक रियल नंबर होगा। इनपुट कुछ भी होगा, आउटपुट हमेशा किसके बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में आउटपुट मेरा रहेगा। तो पहले इस चीज़ को समझो। तो इसका मतलब ये है, अगर इनपुट जो है मेरा रियल नंबर है और आउटपुट जो है वो मेरा 0 से 1 के बीच में रह रहा है, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर। अगर ये एक न्यूरॉन है, इसको बीच से तोड़ा, यहाँ पर फंक्शन ऑफ जेड होता है, और ये जेड इक्वल टू डब्ल्यू टाइम्स एक्स प्लस बी होता है। तो इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू टाइम्स एक्स प्लस बी करके जेड कुछ भी आए, तुम इसमें अगर ये सिग्मॉइड फंक्शन होता, 1/1 + e⁻z होता है, तो z की कोई सी भी वैल्यू डालो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, मैं 0 से 1 में वैल्यू तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। तो क्या 0 से 1 बीच में जो होती है, क्या वो प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ, तो तुम इनपुट में रियल नंबर दोगे और आउटपुट में तुम्हें जो है एक प्रोबेबिलिटी जैसी चीज़ मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ क्या कहता है कि मैं 0 से 1 के बीच में हूँ, इनपुट कुछ भी हो। अगर वैल्यू बहुत बड़ी है, अगर वैल्यू बहुत बड़ी है तो मैं क्या करूंगा, उसको 1 की तरफ ले जाऊंगा। अगर वैल्यू बहुत छोटी है तो मैं उसको जो है 0 की तरफ ले जाऊंगा। अगर वैल्यू 0 के आसपास है, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर वैल्यू 0 के आसपास है तब जो है मैं 0.5 से, मतलब जो है सेंटर में होऊंगा। किस में होऊंगा, सेंटर में होऊंगा। तो मैं 0 की तरफ नहीं होऊंगा, सेंटर में होऊंगा। ये वाला पॉइंट मैंने क्यों बोला, इस वाले पॉइंट को मैं बाद में समझाऊंगा। बट अब ध्यान से इस चीज़ को सोचो कि यार तुम्हारे पास इनपुट कुछ भी आया, तुमने उसको 0 से 1 के बीच में स्क्वाश कर दिया। तो एक्टिवेशन फंक्शन का एक्चुअली में काम ये होता है। एक्टिवेशन फंक्शन का पहला काम क्या था कि नॉन लीनियरिटी लाना, और दूसरा जो इंटरप्रेट करने के लिए काम ये था कि यार मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ये लीनियर ऑपरेशन हो रहे हैं, डब्ल्यू एक्स प्लस वी जैसे लीनियर ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़े और बहुत छोटे हो जाएं। मैं इनको स्क्वाश कर देना चाहता हूँ। स्क्वाश समझते हो ना, अगर किसी ने गिटअप पढ़ा है, गिट पढ़ा है, तो उसमें स्क्वाश करते हैं, मतलब कि मल्टीपल चीज़ों को स्क्वाश कर देते हैं। तो मतलब कि इनपुट में कुछ भी हो तो मैं आउटपुट को एक रेंज में ही रखना चाहूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि वो इधर उधर भागे, जिन नंबर्स का मुझे ज्ञान नहीं है। तो ये हमारा स्क्वाशिंग में भी मदद करते हैं हमारे एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये एक एस शेप्ड कर्व है। ठीक है, तो क्या है, ये एक एस शेप्ड कर्व है। ठीक है, तो ये एक एस शेप कर्व्ड है, ये समझ में आ गया। 0 to 1 के बीच में आउटपुट हो सकता है, ये समझ में आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज देता है, ये समझ में आ गया। इसमें दिक्कत क्या है और ये कहाँ पर कॉमनली यूज होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। अब इसकी डेरिवेशन पर आते हैं कि ये जो है कैसे बना है, इसकी डेरिवेशन क्या है। देखो, अब डेरिवेशन क्या है ज़रूरी नहीं है, बट मैं ये मानता हूँ, जब तुम, मैं क्या मतलब, कोई भी इंसान जनरली ये मानता है अगर किसी चीज़ को सबसे अच्छी तरीके से सीखना है तो उसको जो है तुम्हें बेस लेवल से शुरू करो, एब्स्ट्रैक्शंस को हटाओ। ठीक है, जितनी एब्स्ट्रैक्शंस हो सके उसको हटाओ और बेसिक लेवल से चीज़ें जो है सीखोगे, खुद इंप्लीमेंट करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ यार ये चीज़ जो है ऐसे होती है। अब ध्यान से देखना, इसको समझा, इसकी डेरिवेशन लाना चाहेंगे, वी नीड टू प्रूव। ठीक है, वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहूंगा मैं ये प्रूव करना चाहूंगा कि सिग्मॉइड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 + e⁻⁻x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द सिग्मॉइड फंक्शन की इनपुट कुछ भी दो, आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में देना चाहूंगा मैं। तो ये जो है आया कहाँ से, ये कहाँ से आया। तो ध्यान से शुरू करो, प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से हम लोग जो है शुरू करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से इस चीज़ को बढ़िया तरीके से शुरू करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ आउटकम्स जितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स जितने हो सकते हैं फॉर अ इवेंट, जो इवेंट की बात कर रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक डाइस है,
मेरे पास अगर एक कॉइन है, कॉइन जिसमें हेड आता है या टेल आता है, अगर हेड जो है 20 बारी आया, टेल जो है 30 बारी आया, तो 20/50 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ हेड। ठीक है, तो वो हेड की आने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या चीज़, 20/50। 20/50 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी, 30/50 टेल की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हेड जो है 20 बार आ रहा है, टेल जो है 30 बार आ रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट है उसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बताता है, हाउ लाइकली इज द इवेंट, कितना लाइकली है एक इवेंट जो है मेरा होए। तो अगर मैंने हेड को 20 बार आ रहा है और टेल जो है मेरा 30 बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ हेड इज इक्वल टू 20/50 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 30/50। ध्यान, मैं प्रोबेबिलिटी क्यों समझा रहा हूँ, मैं तो सिग्मा समझा रहा था। तो हम प्रोबेबिलिटीज क्या, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात हो रहा है, 0 से 1 के बीच में होती है। हाँ, तो क्या हम जो है इस फंक्शन की डेरिवेशन करने की कोशिश करें, तो हमने प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से शुरू करा। जिसको नहीं पढ़ना है वो प्रोबेबल डेरिवेशंस को स्किप कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें क्रैच से समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे जाके समझ में आता है कि ये सेंस क्यों बनाती हैं। तो प्रोबेबिलिटी हेड की 20/50 है, टेल की 30/50 है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो थी वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी थी। बाइनरी में ऐसा होगा तो एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, इक्वल टू 1 माइनस दूसरे इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। जो मैंने लाइन बोली है इसको दोबारा से सुनना। अब दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि क्या बताना चाहूँगा, दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ट्वेंट हेड जो है 50 बार आ रहा है, टेल भी 50 बार आ रहा है, तो हेड कितनी बारी ज़्यादा आया टेल से, हेड कितनी बारी ज़्यादा आया टेल से, हेड कितनी बारी ज़्यादा आया टेल से। तो मैंने कहा कि हाउ मच मोर लाइकली, हाउ मच मोर लाइकली हेड विल कम कंपेयर टू टेल। तो टेल के रिस्पेक्ट में हेड कितनी बारी ज्यादा आया है। तो अगर ये मेरा क्वेश्चन है तो यार इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है। तुम कहोगे कि यार हेड 50 बार आ रहा है और टेल कितनी बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है, तो हेड जो है क्या बोलता है कि मैं जो है एक आ रहा हूँ, मतलब कि अगर सो इफ टेल कम वंस देन हेड ऑल्सो विल अकर वंस। तो मतलब इक्वल लाइकली है हुड है, इक्वल लाइकलीहुड है, मतलब हर बारी जब एक टेल आएगा तो एक बार हेड के भी आने के चांस है। तो इक्वली लाइकली हेड एंड टेल टू अकर, इक्वली लाइकली हेड एंड टेल टू अकर। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल देखो। ये वाली चीज़ तो बहुत ही सरल है, मैंने क्या बोला सिंपल सी, अगर हेड जो है 50 बार आ रहा है, टेल भी 50 बार आ रहा है, तो हेड कितनी ज़्यादा बारी आया टेल के, तो मैं हेड अपॉन एच अपॉन टी कर दूंगा, मतलब 50/50 कर दूंगा। तो अगर एक टेल आ रहा है तो एक ही बार हेड भी आना चाहिए। अभी इस एग्जाम्पल से समझ नहीं आया तो इस एग्जाम्पल से समझो। अगर हेड जो है 30 बार आ रहा है, अगर हेड जो है 80 बार आ रहा है, टेल जो है 20 बार आ रहा है, तो मुझे ये बताओ कि हाउ मच मोर लाइकली इज हेड टू कम फ्रॉम टेल, हाउ मच मोर लाइकली हेड विल कम फ्रॉम टेल। नोट्स मैं सारे अटैच कर देता हूँ गिटहब रेपो में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, तो तुम कहोगे यार ठीक है एच अपॉन टी कर लेता हूँ कि हेड कितनी ज़्यादा बारी आ रहा है टेल के रिस्पेक्ट में, तो 80/20 मतलब कि 4। तो 4 का क्या मतलब है, यहाँ पर 4 का ये मतलब है इफ टेल कम्स वन वंस देन हेड विल कम, देन हेड विल कम सॉरी देन हेड विल कम 4 टाइम्स मोर। तो अगर एक टेल आ रहा है तो 4 गुना हेड आएंगे। ठीक है, तो तुम देखो भी अगर 100 बारी सिक्का उछाला, अगर मैंने ध्यान से देखो कि अगर मैंने 100 बार जो है कॉइन को टॉस करा और उसमें से 20 बार जो है मेरा क्या आया था,
टेल आया था, बाकी अगर तुम इसको 20-20 के गैप में तोड़ोगे तो ये हमेशा हेड आ रहा है। ठीक है, तभी तो मैंने इनिशियली क्वेश्चन में भी कहा था कि हेड अगर 80 है, टेल अगर 20 है, तो 80/20 इज योर 4। तो मतलब हेड 4 गुना बारी आएगा एक टेल पर। ठीक है, तो अगर एक टेल आएगा तो 4 गुना बारी हेड जो है आएगा। अब उल्टा सोचो, अब रिवर्स सोचो, सेम क्वेश्चन में अब ये सोचो, हाउ मच, उल्टा सोचो बस, मोर लाइकली टेल विल कम फ्रॉम हेड। अभी ये चीज़ें सेंस बनाएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको बड़ी ध्यान से सुनना, फिर मत कहना कि समझ नहीं आया, इसको स्किप कर देते हैं। तो टेल आएगा 20 बार, हेड आएगा 80 बार, तो ये हो गया 1/4 बार। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हेड 4 बार ही आएगा तब जाके एक टेल आएगा। क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर हेड एक बार आएगा तो टेल आएगा 0.25 टाइम्स? डेसिमल होता नहीं है, बट ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं एक तरीके से। अगर हेड जो है 8 बार आएगा तब जाके टेल जो है 2 बार आएगा, ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो मैं इसको कुछ 0.25 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है इफ एच कम्स 4 टाइम्स देन टेल कम्स 1 टाइम। या फिर और कैसे बोल सकता हूँ, इफ हेड कम्स 1 टाइम देन टेल कम्स, टेल कितना आएगा 0.25x टाइम्स। हेड और टेल का क्या मतलब है? क्या ये बाइनरी है? हाँ, बाइनरी है। क्या दूसरी चीज़ क्या यही है कि अगर हेड हो रहा है तो दिस इज द इवेंट हैपनिंग, अगर टेल हो रहा है तो इवेंट नॉट हैपनिंग। मतलब कहने का कि अगर मैं हेड के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ तो एच हो रहा है, टी नहीं हो रहा। अगर टी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ तो टी हो रहा है, एच नहीं हो रहा है। हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग। सो देर इज अ इवेंट, सो इन कंक्लूजन देयर इज अ इवेंट which is happening and which is not happening। तो जो इवेंट हो रहा है, अगर हेड के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ तो हेड हो रहा है, टेल नहीं हो रहा है। अगर टेल के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ तो टेल हो रहा है, हेड नहीं हो रहा है। तो क्या जब मैंने ऑड, तो क्या जब मैंने एच अपॉन टी लिखा या फिर टी अपॉन एच लिखा, तो क्या समझ में आया कि इसका क्या मतलब है? तो इसी चीज को जो है क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑड्स। ठीक है, ये मैं समझाना चाहता हूँ। पहले मैंने एग्जांपल समझाया, मैंने कहा अगर हेड 80 बार आ रहा है, टेल 20 बार आ रहा है, तो एक टेल अगर आएगा तो 4 गुना बारी उससे हेड आएगा। उल्टा ले लो, अगर 4 हेड आएंगे तो एक टेल आएगा। मतलब अगर एक टेल आएगा तो 0.25 बारी मेरा टेल जो है वो आएगा। मतलब एक बार हेड आया तो 0.25 बारी टेल आएगा। एग्जाम्पल, अगर 50-50 है, अगर हेड 50 बार आ रहा है, टेल 50 बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इवेंट के ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एक हेड आ रहा है तो एक टेल आ रहा है। तो बट अगर टेल 20 बार आ रहा है, हेड 80 बार आ रहा है, तो 20/80 करेंगे तो 1/4। तो अगर हेड 4 बार आएगा तब जाके टेल एक बार आएगा। दूसरा तरीका इसको कहने का है 0.25/1। तो अगर हेड एक बार आ रहा है तो 0.25 बारी टेल आएगा। तो ऑड्स का फॉर्मूला क्या होता है अब जो है, तो ऑड्स का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी करो, नंबर ऑफ टाइम ऑफ इवेंट हैपनिंग, नंबर ऑफ टाइम ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग। क्या ये सेम ही चीज़ है जो मैंने अभी ऊपर लिखी थी, एच अपॉन टी, टी अपॉन एच? हाँ बिल्कुल, जो है दोनों चीज़ें सेम ही है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। अब जो है हमारी डेरिवेशन यहाँ से शुरू होगी। पहले मैं ऑड समझाना चाहता, प्रोबेबिलिटी सबको पता है, ऑड्स नहीं समझ में आता। ऑड्स का मतलब क्या है कि जो चीज़ नहीं हो रही है उसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ हो रही है वो कितनी ज़्यादा हो रही है। और ज़्यादा में वो 0.25 हो सकता है तो कम हो गई, क्योंकि नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में 1 है। तो एक यूनिट नॉट हैपनिंग में कितनी हैपनिंग हो रही है, वो मेरा ऑड्स होता है। इसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर दो। तो अगर तुम टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, डिवाइडिंग बाय टोटल आउटकम्स, मैं यहाँ पर डाल लिख दूँ डिवाइडिंग बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स होंगे ना, कि भाई वही प्रोबेबिलिटी होता है कि नंबर ऑफ टाइम ऑफ इवेंट हैपनिंग डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। यहाँ पर डिवाइड कर देंगे टोटल से, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे टोटल आउटकम से, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग
हैपनिंग की स्पेलिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1 होता है? हाँ होता है। अगर सिक्के की एक तरफ प्रोबेबिलिटी 0.8 है तो दूसरी तरफ 0.2 है, बाइनरी में 0.5 है तो 0.5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ये मेरी स्टार्टिंग इक्वेशन है। क्या ये ढीला हो गया है? हाँ, p अपॉन 1 - p। इस इक्वेशन को ध्यान से समझ लो, ये इक्वेशन एक ज़रूरी इक्वेशन है सिग्मॉइड को डिराइव करने की, कि सिग्मॉइड कहाँ से आया है। अब जब इतनी चीज़ हम समझ गए तो हम आगे ये समझना चाहेंगे कि इसकी रेंज क्या होगी। प्रोबेबिलिटी की रेंज तो 0 से 1 हो सकती है। इसकी रेंज क्या होगी? अगर p 0 है, p 0 है तो ऑड्स क्या है? 0 है। अगर p की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 है तो ऑड्स जो है वो इन्फिनिटी, और होना भी चाहिए। खुद सोचो, अगर 100 बार सिक्का उछाला, अगर 100 बार सिक्का उछाला और 100 के 100 बारी हेड आ गया, टेल एक भी बारी नहीं आया, तो मैंने कहा कि हेड के होने की संभावना कितनी ज़्यादा है टेल के रिस्पेक्ट में, तो 100/0 करूंगा, 0 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी। तो आप सिक्का कभी उछाल लो, आपको हमेशा हेड मिलेगा। इसका कहने का मतलब वही है। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या कर दिया, 0 से 1 को मैप कर दिया 0 से इन्फिनिटी के साथ। किससे? ऑड से। तो पी का ऑड्स में 0 से 1 से 0 से इन्फिनिटी में मैप कर दिया। जब इस इक्वेशन को तुम समझ गए तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा यार, तुम ये वाली इक्वेशन समझ गए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सी इक्वेशन तुम्हें समझ में आ गई है। अब अगली चीज़ मैं क्या कहूँगा, अगली चीज़ मैं ये कहूँगा कि मुझे पहले log x का ग्राफ मैं समझना चाहूँगा, ताकि आप जो है इस इक्वेशन को साइड में रख दो। अब जो है मेरी बात ध्यान से सुनना। आज तक आपने अपने बचपन में log x पढ़ा होगा, ठीक है, log x का, बट आज तक सिग्निफिकेंस मीनिंग नहीं पता होगा, सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं पता होगा, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन देखना, अगर मेरी स्क्रीन ठीक से दिख रही है, मैं इसको 2 मिनट जो है मैं बंद करता हूँ। मैंने कहा y = log of x का ग्राफ ध्यान से देखो, ठीक है जी। क्या तुम्हें log x का ग्राफ दिख रहा है? ठीक है, तो log x का ग्राफ ना मेरी स्क्रीन में देखना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग log x, log x सिग्निफिकेंस। और ये मैं 3 4 बार बताऊंगा आगे भी जब हम log x करेंगे लॉस के टाइम पे। x की वैल्यू क्या 0 से, तो रेंज देख रहा हूँ, x क्या 0 से इन्फिनिटी तक है, और आउटपुट क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हो सकता है। ये हमने मैथ्स में पढ़ा है, ठीक है, कि यार अगर तुम इसको छोटा करते जाओगे ना तो log जो है वो बढ़ता जाएगा, बट पहले एकदम सीधा बढ़ रहा है, फिर एकदम जो है उधर जाके बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये नीचे नीचे की तरफ जाता रहेगा, बट ये -इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। अगर तुम ये वाली लाइन देखो, log x का ग्राफ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, और मैं जो है ये log x का ग्राफ जो है, अबे इस बारी कैसे बन गया पता नहीं क्या है, log 1 जो है मेरा 0 के बराबर होता है। दिस इज दी y = log x। तो इनपुट और आउटपुट देखो, इनपुट क्या है, इनपुट क्या है मेरा, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है और आउटपुट में मुझे कुछ भी मिल सकता है, बट ये मैथमेटिकल चीज़ है। मेरी चीज़ ध्यान से, मेरी स्क्रीन ध्यान से देखना। मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि log ऑफ क्या, log ऑफ मुझे 1 बताओ क्या होता है, log ऑफ 1 इज 0, राइट। ध्यान से देखना, log 1 0 होता है, पता नहीं ये दिखता है नहीं दिखता है, दिखता है। तो log 1 0 होता है, क्या ग्राफ में भी दिख रहा है मुझे? हाँ दिख रहा है। ध्यान से देखते जाना ग्राफ के साथ, कि प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली क्या मैं समझना चाहूँगा यहाँ पर। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 100 की वैल्यू 2 होती है, 1000 की 3 होती है, 10,000 की 4, 1 मिलियन 100,000, 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, 1 बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, 1 क्वाड क्या होता है वो पता नहीं इसके आगे। तो 10 की पावर 10 की पावर 40 के नंबर के लिए इनपुट मैंने क्या दिया है यहाँ पर, 10 की पावर 40 के नंबर के लिए भी तुम्हें क्या मिल रहा है? 40 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है, इनपुट कितना ही बड़ा हो हमारा, अगर तुम लॉजिकली सोचो, क्या इनपुट कभी 10 की पावर 40 हो सकता है? न्यूरल नेटवर्क्स में नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारा इनपुट जो है थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ठीक है, कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब भी ये स्टोर तो नहीं कर सकते किसी कंप्यूटर में, BF32 में भी इसको स्टोर नहीं कर सकते, 2 की पावर 64 तक ही, 2 की पावर 32 तक ही स्टोर कर सकते हैं FP32 को भी। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि लॉग तो बढ़ा ही नहीं। अगर इनपुट में 10 की पावर 40 दे रहा हूँ तो आउटपुट 40 आ रहा है, तो इनपुट बहुत बड़ा,
बट आउटपुट तो कुछ भी नहीं बढ़ा। तो क्या मैंने स्क्वैश कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या मैं स्क्वैश कर रहा हूँ यहाँ पर? हाँ यार मैं स्क्वैश कर दे रहा हूँ। क्या मेरा इन अभी मैंने ऑड्स जो मेरा निकाला था, मैंने ऑड्स ऑड्स की रेंज क्या थी, क्या ऑड्स की रेंज भी मेरी जीरो से इन्फिनिटी थी? हाँ। तो अगर मैं इवन इन्फिनिटी दे दूंगा एक्स में, तो हाँ मैं मानता हूँ कि तब जो है आउटपुट में इन्फिनिटी आएगा, बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा होगा? नहीं। प्रैक्टिकली सोचो कैसा होगा? नहीं। अब नेगेटिव में देखो, अब नेगेटिव में देखो, मैंने कहा कि लॉग ऑफ 0.1 क्या होता है? -1 होता है। 0 1 -2, 0.001 -3, 0001, 401, 501, 601, 701, 809, 0, 10, 0। इसके बाद तो प्रिसीशन ही खत्म हो जाता है कंप्यूटर में। तो इतना छोटा नंबर भी 10 की पावर -632 नंबर भी -32 देता है। तो जब तुम्हारा इनपुट जो है, जब तुम्हारा इनपुट जो है बहुत बड़ा है, ठीक है जब तुम्हारा इनपुट जो है, ध्यान से देखना फिजिकल सिग्निफिकेंट न्यूरल नेटवर्क में, ये कोई नहीं समझाएगा। 10 की पावर 32 भी अगर इनपुट है, तो आउटपुट तो 32 ही आ रहा है यहाँ पर, तो 32 तो मेजरेबल है। इनपुट अगर बहुत छोटा हो जा रहा है, जैसे कि 10 की पावर -32 हो जा रहा है इनपुट, तब भी जो है आउटपुट तो सही है कि -32 आ रहा है। क्या ये स्क्वैशिंग है? इज दिस स्क्वैशिंग? इवन फॉर 10 टू द पावर 32 नंबर, लॉग गिव्स 32। 10 की पावर -32 नंबर के लिए लॉग ने क्या दिया? लॉग ने -32 दिया। सो सॉरी, सो लॉग इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर स्क्वैशिंग। जनरल पर्पस काम भी लॉग इंट्रोड्यूस भी इसलिए हुआ था, तो मैं यहाँ पर फिर भी न्यूरल नेटवर्क्स लिख देता हूँ। जहाँ पर भी याद होगा बचपन में हम करते थे कि यार इनपुट इतना बड़ा हो गया है, अगर किसी ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री में, कहते यार इनपुट बहुत बड़ा हो गया, लॉग के स्केल पे ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। 10 की पावर 32 के लिए भी 32 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ग्राफ में बढ़िया से दिखा सकता हूँ। तो मेरे पास क्या ऑड्स की वैल्यू पी अपॉन 1 - पी थी? क्या ये मेरा ऑड्स था? हाँ यार ये मेरा ऑड्स का फॉर्मूला था। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो? लॉग ले लो। लॉग क्यों लिया, समझ में आया? हम जो है दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, क्यों? क्योंकि p अपॉन 1 - पी जीरो से इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब ये मुझे इन्फिनिटी पता है, ठीक है, p अपॉन 1 - पी मेरा जीरो से इन्फिनिटी तक जा सकता है। बट अब मैं अगर लॉग ले लूंगा p अपॉन 1 - पी का, तो अगर जो है ये बहुत बड़ा भी हुआ, बहुत बड़ा नंबर भी हुआ, तब भी जो है ये एक रीजनेबल रीजनेबल आउटपुट देगा मुझे। समझे इस चीज़ को कि क्यों हम दोनों साइड लॉग ले रहे हैं? भले ही लॉग का इनपुट जीरो से इन्फिनिटी है और आउटपुट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है, बट प्रैक्टिकली अगर सोचोगे 10 की पावर 32 के इनपुट के लिए भी क्या आ रहा है मेरे? 10 की पावर जब 10,000 या 10 की पावर 1 मिलियन हो जाएगा, 10 की पावर 1 मिलियन समझ रहे हो जाएगा, तब जो है मेरे पास क्या आएगा? 1 मिलियन आएगा आउटपुट में। तो प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग कि 10 की पावर -1 मिलियन हो गया, तब जाके -1 मिलियन आएगा, -10 लाख आएगा, वो भी मेजरेबल है। तो समझ रहे हो लॉग का क्या काम है? स्क्वैश करना काम है लॉग का। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे ख्याल से न्यूरल नेटवर्क की, क्योंकि लॉग किसी को समझ में नहीं आता है कि क्यों लगाया है जो नया है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो जो भी मेरे पास लॉग ऑफ p अपॉन 1 - पी करके आएगा, ये हो जाएगा मेरा z के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? z के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट इस चीज़ में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या ये भी एक रियल नंबर होगा आउटपुट में? हाँ। तो ये z जो है हम निकालना क्या चाहते थे? 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड, दैट इज माई फंक्शन सिग्मॉइड ऑफ z। z एफ ऑफ z, तो 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड एफ ऑफ z के बराबर है, तो वो z आ गया मेरे पास, z आ गया। अच्छा यार ठीक है, तो z इसका मतलब वो है जो मेरा न्यूरल नेटवर्क से आया है। हाँ, तो z जो है वो मेरा क्या है यहाँ पर, जो न्यूरल नेटवर्क से है W x + b, ये भी जो है मेरा एक रियल नंबर हो सकता है, मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब जो है आगे देखते हैं, तो क्या मैं जब लॉग को उधर लेके जाता हूँ, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से बचपन से पढ़ते आए हैं, ई टू द पावर z लिख सकता हूँ इसको? कोई डाउट इसमें? नहीं है कोई डाउट? दोनों तरफ एक्सपोनेंट कर दिया, ई टू द पावर log x इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। आगे जब मैं बढ़ूंगा तो मैं कहूँगा कि तुमने कहा कि p अपॉन 1 - पी इज ई टू द पावर z, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ? p
वन माइनस पी करा, ई मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर जेड करा, तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो मैंने कहा कि अच्छा पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी में इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस पी टाइम्स ई टू द पावर जेड, पी को उधर ले गया तो क्या बन गया, पी इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड, पी उधर गया तो पी प्लस पी ई टू द पावर जेड, पी को कॉमन निकाला, वन प्लस ई टू द पावर जेड आया, डिवाइड करा तो वन प्लस ई टू द पावर जेड आ गया पूरी इक्वेशन को। तो क्या, अब ध्यान से देखना, तो p इज इक्वल टू ई टू द पावर z अपॉन वन प्लस ई टू द पावर z आ गया है। दिस इज इक्विवेलेंट टू वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस जेड। कैसे, इस चीज़ को देखो, अब ये लोगों को समझ नहीं आता है कैसे हुआ है, बेसिक मैथ्स है। ई टू द पावर z अपॉन वन प्लस ई टू द पावर z, मल्टीप्लाई डिवाइड करा ई टू द पावर z और ई टू द पावर z से, ठीक है। तो तुमने क्या बोला, क्या मैं इसको ऐसे काटा और क्या मैं इसको वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर z अपॉन ई टू द पावर z लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वन अपॉन ई टू द पावर जेड प्लस वन, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस जेड। दिस इज सो मच क्रूशियल, दिस इज सो मच क्रूशियल। कोई डाउट इस चीज़ में? तो क्या मैंने डिराइव कर लिया है, दिस इज द सिग्मॉइड ऑफ जेड विच इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस जेड। अब भाई बहुत लोगों को लगेगा कि यार इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं थी, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते, तो भाई जाके किसी और से पढ़ लो फिर। मेरे तो बस क्या नहीं डायरेक्टली फॉर्मूलेस लिखना, जहाँ जहाँ पर डेफिनेशन ही होगा फॉर्मूला वहाँ वहाँ पर लिखेंगे, बट जहाँ पर चीज़ें डिराइव होनी है तो वहाँ पर डिराइव करेंगे। सिंपल फंडा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्या सिग्मॉइड फंक्शन समझ में आया? क्या सिग्मॉइड फंक्शन, क्या प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें? इनपुट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो, कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा जीरो से वन मिलेगा। क्या यही सेम चीज़ लिखा है? तो दिस इज इक्विवेलेंट टू वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन ई टू द पावर जेड, और ये बराबर होते हैं। सॉल्व करके देख लेना यार पेन पेपर पे, क्या दिक्कत है, वैसे मैंने लिख दिया है सारा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है मेरा क्या चीज़, सिग्मॉइड फंक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिग्मॉइड फंक्शन की कुछ बातें जो कॉन्स और वो हैं वो हम क्या करेंगे। सिग्मॉइड फंक्शन के कॉन्स हैं कि ये पहले यूज़ होता था, दूसरा ये है कि ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सेक्सी है, ठीक है, तुमने देख भी लिया इस चीज़ को। और भी कौन से हैं, ये जीरो सेंट्रिक नहीं है, जब x की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट में 0.5 मिल रहा है। आमतौर पे हम चाहेंगे जब हमारे लीनियर एक्सप्रेशन डब्ल्यू एक्स प्लस बी से जीरो के आसपास आए, तो वो भी हमारा आउटपुट भी हमारा जीरो के आसपास आए, तो वो ये काम नहीं करता। तो ये हमारा सिग्मॉइड फंक्शन था। अब हम जो हमारा tan h है और हमारा रेल्यू है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, और फिर जो है हम उसके प्रॉज एंड कॉन्स लिखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। थोड़ा लेट हो गया, आज रात के 2 बज गए हैं। तब तक के लिए थैंक यू।